हेलो बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी से। सेल बायोलॉजी कोशिका जीवन की इकाई। तो सबसे पहले हमें कोशिका की परिभाषा पता होना जरूरी है। कोशिका की परिभाषा क्या होती है? कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है। कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं। कोशिका की परिभाषा, कोशिका क्या है बेटा? कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। अब कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया है? बेटा, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं और ये सारी की सारी कोशिकाएं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से एक ही हैं। हाँ, लेकिन जैसी इनकी क्रिया है, जैसा इनका कार्य होता है, वैसा ही इनका रूप हो जाता है। जैसे कि तंत्रिका कोशिका ले लो। तंत्रिका कोशिका आपने पढ़ा है बचपन में। तंत्रिका कोशिका कैसी होती है? ऐसी होती है। तो कैसी है ये? दिख रही है, ये शाखित है, इसके ऐसी ब्रांच है, शाखाएं हैं। तो इसकी ऐसा रूप इसका क्यों हुआ? क्योंकि इसका कार्य क्या है? सूचनाओं को ग्रहण करना और सूचनाओं को फैलाना, सूचनाओं को फैलाने का कार्य। तो जैसा इसका कार्य है वैसा ही इसका क्या हो गया? रूप। उसी प्रकार से हमारे शरीर में कई सारी कोशिकाएं जो कि अलग अलग कार्य करती है और कार्य के अनुरूप ही उनका क्या हो जाता है? आकार एवं आकृति हो जाती है। देखिए, कोशिका को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक इमारत होती है, तो इमारत या बिल्डिंग किसकी बनी होती है? ईंटों की। तो उस इमारत के लिए वो ईंट क्या है? उसकी इकाई है। उसी प्रकार से हमारे शरीर की इकाई क्या है? एक कोशिका। समझ में आया आपको? तो कोशिका क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो कोशिकाएं होती हैं ये अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग रूप दर्शाती है। जैसा इनका कार्य होगा वैसे ही इनकी क्या हो जाएगी? संरचना हो जाती है। तो आपने देखा है एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना है उसे हम क्या कहेंगे? एक कोशिका या एक कोशिकीय जीव। और ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, कोशिका के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर दो प्रकार के जीव आपको देखने को मिलेंगे। एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना है, एक कोशिका से। और ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना है तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका के बिना जीवन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। यह ध्यान रखना कि कोशिका के बिना जीवन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। जैसे कि वायरस, तो वायरस को भी अगर अपना सजीव या अपना स्वतंत्र अस्तित्व पाना है तो उसे किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एक जीवाणु की आवश्यकता पड़ेगी। वायरस क्या होता है? सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। तो वायरस क्या कोशिका है? नहीं, वायरस कोशिका नहीं है। लेकिन अगर वायरस को सजीव की भांति कार्य करना है
तो उसे किसकी आवश्यकता होती है? एक कोशिका की आवश्यकता होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कोशिका के लिए या किसी भी जीवन के अस्तित्व के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कोशिका की। यहां तक क्लियर है आपको? राइट। चलो, अब कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? ये तो एक आपको बता दिया मैंने, जो छोटी मोटी बातें थी ये आपको बता दी हैं। अब हम यहाँ पर शुरुआत करें कि कोशिका की खोज किसने की। सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? तो सबसे पहले कोशिका को देखने का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहली बार कोशिका को देखा। लिख लेते हैं हम यहाँ पर। इतिहास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इतिहास। तो इतिहास में सर्वप्रथम कोशिका को देखने का श्रेय या फिर हम ये कहें कोशिका की खोज किसने की? किसने की है बेटा? रॉबर्ट हुक ने। किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले पादप कोशिका को देखा, लेकिन जो कोशिका थी वो कैसी थी? मृत कोशिका। तो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका को देखा वो कौन सी थी? पादप मृत कोशिका। पादप मृत कोशिका। देखिए इन्होंने किस प्रकार से कोशिका को देखा। इन्हीं के आसपास एक पादप था जिसका नाम है क्यूरेकस सुबेर पादप। क्यूरेकस सुबेर पादप के अंदर इन्होंने अपने ही द्वारा निर्मित एक माइक्रोस्कोप यहाँ पर इन्होंने बनाया, एक सूक्ष्मदर्शी इन्होंने बनाया, और सूक्ष्मदर्शी के अंदर इन्होंने कोशिका को देखा। इन्होंने क्या किया? एक पादप देखा, जैसे ये पादप है। ये पादप कौन सा था? इस पादप का नाम था क्यूरेकस सुबेर। क्यूरेकस सुबेर। बेटा इस पादप का नाम है क्यूरेकस सुबेर। इस पादप को देखा रॉबर्ट हुक ने। ये रॉबर्ट हुक है, बना रही हूं इनको आपको समझ में आ जाए इसलिए। ये रॉबर्ट हुक है। तो इन रॉबर्ट हुक ने सोचा कि ये पादप किसका बना हुआ है, ये पादप के अंदर क्या है, ये पादप किसका बना हुआ है। इनके मन में विचार आया तो इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। खुद का माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी। तो इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस पादप के कॉर्क के टुकड़े को देखा। यहाँ पर इन्होंने, ये पादप है, इस पादप से एक छोटा सा कॉर्क का टुकड़ा लिया। कॉर्क का टुकड़ा, कॉर्क का टुकड़ा इन्होंने लिया और उस कॉर्क के टुकड़े के छोटे छोटे बारीक बारीक स्लाइस कर दिए और बारीक बारीक स्लाइस करके इसे सूक्ष्मदर्शी में देखा। किसमें देखा? सूक्ष्मदर्शी में। जब बेटा सूक्ष्मदर्शी में देखा तो इन्हें यहाँ पर षटकोणीय रिक्त कोष्ठक दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? षटकोणीय रिक्त यहाँ पर कोष्ठक दिखाई दिए। इधर देखिए क्या दिखाई दिए इन्हें। देखिए इधर इन्हें ऐसी संरचना दिखाई दी, पादप की ऐसी संरचनाएं इन्हें दिखाई दी। दिख रहा है ये कैसी है? षटकोणीय। कैसी है ये? षटकोणीय। और रिक्त है, रिक्त का मतलब खाली है। ये कैसी है? खाली है। षटकोणीय, षटकोणीय रिक्त कोष्ठक, कोष्ठक इन्हें दिखाई दिए। कोष्ठक इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागोनल एम्प्टी कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का मतलब कोष्ठक। ये एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट। समझ गए आप? तो इन्हें ऐसे रिक्त क्या दिखाई दिए? कोष्ठक दिखाई दिए। रिक्त क्यों थे? क्योंकि इसका जीव द्रव्य सूखा हुआ था, मृत कोशिका थी। मृत कोशिका के अंदर क्या होगा? कुछ नहीं था। तो एक तरह से देखा जाए
तो इन्होंने कोशिका भित्ति को देखा था। इन्होंने किसको देखा था? कोशिका भित्ति को। इसीलिए ये कहा जाता है कि मृत पादप कोशिका को देखने का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट हुक को। बेटा यहाँ पर जब इन्हें देखा, इन रिक्त कोष्ठकों को देखा, तो इसे सेलुला नाम दिया। क्या नाम दिया? सेलुला। और इस सेलुला को बाद में सेल कहा गया। सेल का मतलब कोशिका। सेल कौन सा है? इंग्लिश का शब्द, अंग्रेजी का शब्द। और कोशिका कौन सा है? हिंदी का शब्द। तो सेलुला को बाद में क्या कहा गया? इंग्लिश में, अंग्रेजी में सेल, और हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। ठीक है, तो कोशिका नाम भी किसने दिया? इन्होंने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया। रॉबर्ट हुक ने एक बुक भी लिखी थी, माइक्रोग्राफिया। उस माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर इन्होंने अपना पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि मैंने किस तरह से पादप को देखा, पादप पर मैंने प्रयोग किया, और किस तरह से मैंने देखा कि वहाँ पर जो पादप कोशिकाएं हैं वो षटकोणीय हैं, रिक्त है। ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने अपने माइक्रोग्राफिया बुक में लिखी थी। तो यहाँ पर सर्वप्रथम कोशिका को देखने का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट हुक को। भूलोगे नहीं इसको, ध्यान से पढ़ना इसको, राइट। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक और शब्द यहाँ पे आया है, सूक्ष्मदर्शी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सूक्ष्मदर्शी के बारे में बता देती हूँ। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ठीक है, इधर आ जाइए। सूक्ष्मदर्शी आप देख लीजिए कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले सूक्ष्मदर्शी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोस्कोप। पता होना चाहिए ना हमें कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। क्या होता है सूक्ष्मदर्शी? सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप वो होता है जो हमें किसी भी इमेज को बड़ा करके बता देता है। ठीक है, जो किसी भी इमेज को मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है, उसी यंत्र को हम क्या कहते हैं? उसी मशीन को हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप। बेटा ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, साधारण माइक्रोस्कोप, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं? सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, और एक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अभी आप 11th में हो, आपने बायो ले ली होगी, आप अपने या फिर आपने 12th भी पास कर ली तो भी कोई बात नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिकल लैब में जाके देखते हो, वहाँ पे माइक्रोस्कोप होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, देखा है ना आपने। तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो माइक्रोस्कोप हम देख रहे हैं वो कौन सा माइक्रोस्कोप है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये दो प्रकार के होते हैं। अब आप मेरे को बताना, मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल बता रही हूँ सूक्ष्मदर्शी के बारे में, फिर आप मेरे को बताना कि आपकी लैब में, आपकी प्रयोगशाला में जो सूक्ष्मदर्शी रखा हुआ है वो कौन सा है। ठीक है, तो पहले समझ लो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, जिसमें एक लेंस होता है, एक लेंस देखने के लिए केवल एक लेंस, तो वो क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी। जिसमें एक से अधिक लेंस लगते हैं उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, राइट। तो जहां पे एक लेंस होगा, जहां पे क्या होगा? एक लेंस। अगर एक लेंस है तो सरल सूक्ष्मदर्शी। अगर एक से अधिक है, एक से अधिक लेंस है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अच्छा, इसका इंग्लिश भी पता होना चाहिए। इसका इंग्लिश क्या होगा? सिंपल माइक्रोस्कोप। इंग्लिश भी याद रखना बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप। और इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इंग्लिश भी याद रखना है हिंदी के साथ साथ। तो सिंपल में तो एक लेंस और कंपाउंड में दो लेंस। अब आप अपने आप को देख के बताओ, आपके पास में दो यहाँ पे आंखें हैं, दो लेंस है,
तो आपके पास में कौन सा माइक्रोस्कोप है, सरल है या संयुक्त प्रकार का है? हाँ, सोच के बताओ मेरे को आंसर, क्या आंसर बता रहे हो आप? क्या बोला आपने? संयुक्त। बिल्कुल सही है कि हम कौन से हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हैं। हम कौन से हैं? संयुक्त। हमारे अंदर कौन सा लेंस है? संयुक्त वाला, कंपाउंड, राइट। अब आप भैंस को देख के बताओ, ठीक है? आपके आसपास भैंस, गाय आपको दिख रही है? हाँ, तो बताओ गाय और भैंस में कौन सा सूक्ष्मदर्शी है? राइट, वीडियो को पॉज कर दो और अपने आसपास कोई गाय भैंस दिख रही है तो उसको देख के आओ और मेरे को बताओ कि गाय और भैंस के पास में कौन सा माइक्रोस्कोप है, उसकी आंखों में कौन से लेंस हैं, सरल प्रकार के हैं या संयुक्त प्रकार के हैं? आपने देख लिया? चलो अब बताओ। आप कंपाउंड बोल रहे हो क्या? संयुक्त? तो संयुक्त तो बिल्कुल नहीं है। कौन सा है? सरल प्रकार का है। सरल प्रकार के लेंस है, सरल प्रकार का माइक्रोस्कोपिक आई है। किसके अंदर? गाय और भैंस के अंदर। गाय और भैंस को ध्यान से देखना कभी, सामने इतनी बड़ी उसकी नाक होती है, राइट, और इस वाली आंख से इस तरफ का देखती है और इस वाली आंख से इस तरफ का देखती है। हमारी तरह सामने नहीं देखती, हमारी तरह नहीं देखती कि हम दोनों आंखों से एक ही इंसान को देख रहे हैं, ऐसा नहीं। गाय भैंस में अलग सीन है, राइट से राइट का देखती है, लेफ्ट से लेफ्ट का देखती है। मतलब एक इमेज बनाने के लिए एक ही आंख के लेंस को उपयोग में लेती है। समझ में आया आपको? तो गाय भैंस में कौन सा लेंस है? सरल प्रकार का। समझ में आ गया? चलो, अब जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसके भी प्रकार हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का भी प्रकार है। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक है लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, और दूसरा है यहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। हिंदी में लाइट माइक्रोस्कोप को प्रकाशीय संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। प्रकाशीय संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हिंदी में, और इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। अब यहाँ पर जो लाइट का सोर्स होता है वो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। तो जो आपके प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी आप देखते हो, आपके प्रयोगशाला में वो छोटा सा होता है, तो वो कौन सा है? आपका लाइट माइक्रोस्कोप है। कौन सा है? लाइट माइक्रोस्कोप। और जब आप बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में जाओगे जहाँ पे वैज्ञानिक काम करते हैं, वैज्ञानिक जिन माइक्रोस्कोप पे काम करते हैं वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। समझ में आया आपको? माइक्रोस्कोप समझ लिया आपने? चलो फिर आगे देखते हैं। माइक्रोस्कोप समझ में आ गया? चलो, तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है? एक और बात मैं आपको बताती हूँ, हमारे 12th क्लास में दिया हुआ है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और TEM, टोमोग्राफिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये भी है हमारे सिलेबस में है। तो जो सेम और टेम है, सेम और टेम, ये दो बताया था मैंने आपको, सेम और टेम, ये इसके अंदर आते हैं। SEM और TEM, ये दो माइक्रोस्कोप है। SEM का फुल फॉर्म है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM का है टोमोग्राफिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके बारे में ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, ऊपर वाले के बारे में दिया हुआ है जो मैं आपको 12th क्लास में मैंने बताया हुआ है, आप जाके देखना, राइट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसके भी प्रकार हैं, राइट। आपको 2D स्ट्रक्चर देखनी है, 3D देखनी है, तो उस हिसाब से यहाँ पे इसके प्रकार हैं। समझ में आ गया? चलो इरेज कर दूं इसको मैं, आप वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। चलो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। इधर देखिए, इधर मैंने आपको क्या बताया था, मृत पादप कोशिका को देखने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? रॉबर्ट हुक को। उसी प्रकार से सर्वप्रथम जीवित जंतु कोशिका को
देखने का श्रेय या खोज किसे जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूनवेन होक को। ये वैज्ञानिक है, इतना लंबा इनका नाम है, आप देख रहे हो। तो ये एंटोनी वॉन ल्यूनवेन होक है जिन्होंने सबसे पहली बार जीवित जंतु कोशिका को देखा। बेटा इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। दरअसल ये क्या थे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। क्या थे ये? माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सूक्ष्म जीव विज्ञान के ज्ञाता थे ये। और इन्होंने कई सारे प्रयोग किए। इन्होंने सीरम को देखा, इन्होंने सीरम के अलावा बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, उनको देखा, ठीक है। और उनके अंदर छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको देखा। और उनको देखने के बाद ही इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोशिका होती है। और इन्होंने जीवित कोशिका को देखने का श्रेय इन्हें ही जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूनवेन होक को। और ये क्या है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। क्या है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक। क्या है ये? सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक। लेकिन इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये इतना सा याद रखना है कि जीवित कोशिका को देखने का श्रेय, जीवित जंतु कोशिका को देखने का श्रेय एंटोनी वॉन ल्यूनवेन होक को जाता है। एक और बात, केंद्रक की खोज किसने की? सबसे पहले केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज, तो केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक और एक लिखा हुआ है रॉबर्ट ब्राउन। इनको देखकर कंफ्यूज होते हैं। याद कैसे रखोगे? केंद्रक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। केंद्रक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। केंद्रक न्यूक्लियस किससे शुरू हो रहा है? एन से। तो इसके पीछे क्या लग रहा है? एन। ऐसे याद आप रख सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। क्लियर? तो क्या याद रखोगे? मृत पादप कोशिका को देखने का श्रेय रॉबर्ट हुक, जीवित जंतु कोशिका को देखने का श्रेय एंटोनी वॉन ल्यूनवेन होक, और केंद्रक की खोज किसने करी है? रॉबर्ट ब्राउन ने। यहां तक याद रहेगा आपको। चलो अब हम शुरुआत करते हैं यहां पर कोशिका सिद्धांत से। कोशिका सिद्धांत क्या है? चलो कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत जिसे सेल थ्योरी कहा जाता है। सेल थ्योरी क्या बोलते हैं इसको? सेल थ्योरी। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, राइट। अब कोशिका सिद्धांत क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? कोशिका सिद्धांत का मतलब है कि वैज्ञानिकों ने कोशिका देख ली। कोशिका देखने के बाद अब ये बताना है कि कोशिका की क्या विशेषता है, कोशिका की क्या विशेषता है, कोशिका की प्रॉपर्टी क्या है। तो उसे हम किस में देखते हैं? कोशिका सिद्धांत में देखते हैं। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, स्लाइडन और श्वान। लिख लेते हैं, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडन और श्वान के द्वारा। स्लाइडन एवं श्वान के द्वारा। बेटा स्लाइडन जो थे ये एक वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता थे, मतलब बॉटनी, वनस्पति शास्त्र के क्या थे? ज्ञाता थे। बॉटनी जानते हो ना, हम बॉटनी तो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जिसमें सिर्फ पादपों का अध्ययन होता है। तो वनस्पति शास्त्र के ये ज्ञाता थे, मतलब ये क्या थे? बॉटनिस्ट। ये क्या थे? बॉटनिस्ट। और श्वान कौन थे? श्वान ये जंतु शास्त्र के ज्ञाता थे, जंतु शास्त्र के ज्ञाता, मतलब जूलॉजिस्ट, राइट। अब स्लाइडन और श्वान ने, इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया है। ध्यान से सुनना मेरी बात को।
प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या श्लाइडन एंड श्वान ने, इन दोनों ने ही सही समय में या एक ही समय में कोशिका सिद्धांत दिया है, या दोनों ने साथ साथ मिलकर ये कोशिका सिद्धांत दिया है, राइट? या फिर श्लाइडन और श्वान का जो कोशिका सिद्धांत है, ये सिद्धांत इन दोनों के द्वारा एक ही साथ प्रतिपादित किया है। तो अधिकतर बच्चे, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? श्लाइडन और श्वान ने दिया, सीधे सीधे यही कहा जाता है। और बच्चों को भी यही पता है कि श्लाइडन और श्वान ने दिया, तो उन्होंने इसका आंसर क्या लगाया कि हाँ, श्लाइडन और श्वान इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जबकि ये गलत है। श्लाइडन का कोशिका सिद्धांत अलग था, श्वान का कोशिका सिद्धांत अलग था। कैसे? एक तो आप देख रहे हो कि ये तो वनस्पति शास्त्र पे काम कर रहे हैं, ये पादपों पे काम कर रहे हैं, श्वान जंतुओं पे काम कर रहे हैं, तो इनका काम अलग था, इनका काम अलग था। इन्होंने अपना कोशिका सिद्धांत दिया था और इन्होंने अपना कोशिका सिद्धांत दिया था। तो पहले तो ये आप अपने माइंड में क्लियर रखना कि श्लाइडन का कोशिका सिद्धांत अलग है और श्वान का कोशिका सिद्धांत अलग है। लेकिन बाद में जब पता लगा कि दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों को एक साथ मिला दिया गया, लेकिन ये दोनों ने मिलकर नहीं दिया है। दूसरी बात, इनके साल भी देख लो, इन्होंने दिया था 1838 में, इन्होंने प्रतिपादित कर दिया था 1838 में, और इन्होंने दिया था 1839 में। तो आपको पता लग गया कि इनके एक साल बाद श्वान बता रहे हैं। समझ में आ गया? अच्छा, जो श्लाइडन थे, श्लाइडन पादपों पे कार्य कर रहे थे। ये किस पे कार्य कर रहे थे? पादपों पर। इन्होंने कई सारे पादपों पर अध्ययन किया, इन्होंने कई सारे पादपों पर या कई पादपों पर अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि जो पादप है ये कोशिकाओं के बने हैं और कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। इनका ये कंक्लूजन था कि पादप कोशिकाओं से बने हैं एवं कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ये इनका कहना था। शायद समझ में आ गया आपको? श्वान, जो ये आपकी श्लाइडन है, श्लाइडन ने क्या बताया? कई सारे पादप देखे और कई सारे पादपों को देख के बताया कि भाई पादप जो है वो कोशिकाओं के बने होते हैं और कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती है। अब आ जाइए श्वान पे। अच्छा, कई बार बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, श्लाइडन श्वान कौन वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता हैं, कौन जंतु शास्त्र के ज्ञाता हैं। तो एक ट्रिक आपको बताती हूँ। श्वान कौन है? बताने की जरूरत नहीं ना, संस्कृत में आप पढ़ते हो। श्वान कौन है? जंतु है। कौन सा जंतु है आपको पता है? तो ये जंतु शास्त्र से आपको समझ में आ गया? याद रहेगा आपको? हाँ, याद रहेगा। चलो, तो अब यहाँ पे श्वान की बात करते हैं। श्वान ने क्या किया? श्वान जो है वो जंतु शास्त्र के ज्ञाता थे। वो जंतु कोशिकाओं को देख रहे थे और जब इन्होंने जंतु कोशिकाओं को देखा तो इन्होंने ये बताया कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर एक बाहरी परत होती है। इस बाहरी परत को प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, लेकिन पादपों में इसे विशिष्ट रूप से कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। पादपों में सबसे बाहरी परत विशिष्ट रूप से कौन सी होती? कोशिका भित्ति। अब ये कौन से वैज्ञानिक हैं? जूलॉजी वाले। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? पादप की। तो ये भी ध्यान रखना है। पहले मैं लिख देती हूँ, फिर एक बार फिर बताऊंगी। चलो, तो ये यहाँ पे क्या कर रहे थे? इन्होंने क्या बताया कि जंतु कोशिका की
बाहरी परत जंतु कोशिका पर बाहरी परत उपस्थित होती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। लेकिन पादपों में सबसे बाहरी परत क्या है? कोशिका भित्ति है। सबसे बाहरी परत क्या है? कोशिका भित्ति है। समझ में आया आपको? तो हालांकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसने बताया कि पादप कोशिकाओं की बाहरी परत क्या है, ये क्या है? कोशिका भित्ति, पादपों से। लेकिन पादपों से बाहरी परत को, पादपों की बाहरी परत को कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन पादपों की बाहरी परत कोशिका भित्ति है। ये किसने बताया? श्वान ने। स्लाइडन नहीं बोलोगे, हालांकि स्लाइडन क्या है? बॉटनिस्ट है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जंतु शास्त्री होते हुए भी इन्होंने पादप कोशिका भित्ति के बारे में बताया है। एक और बिंदु इन्होंने दिया है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? इन्होंने बताया कि सभी जीवधारी कोशिका एवं कोशिकीय उत्पाद के बने होते हैं। इन्होंने ये बताया कि सभी जीवधारी किसके बने हैं? कोशिका एवं कोशिकीय उत्पाद के बने होते हैं। अब ये कोशिकीय उत्पाद क्या है? देखो, एक छोटी सी चीज बताती हूं मैं आपको। आपने सुना होगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तीन मुख्य आपके क्या है? पोषक पदार्थ हैं। तीन मुख्य पोषक पदार्थ। आप खाने में क्या खाते हो? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। प्रोटीन, शर्करा और वसा, यही आप खाते हो। और आपकी कोशिका भी इसी की बनी है। और आपकी कोशिका किसकी बनी है? इसी की बनी है। किसकी? प्रोटीन, शर्करा और वसा, यही आप खाते हो। और आपकी कोशिका इसी का निर्माण करती है। इसी का क्या करती है? निर्माण करती है। तो जो उत्पाद की बात हो रही है यहाँ पे, ये उत्पाद यही है। क्या है? प्रोटीन, शर्करा और वसा। ध्यान रखना, इसको मैं सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ाऊंगी तो वहां पर भी दोबारा बताऊंगी। सेल मेम्ब्रेन में ये दोबारा आएगा, इसको ध्यान रखना। इसको कोशिकीय उत्पाद समझ में आया? सभी जीवधारी किसके बने हैं? कोशिका। और कोशिकीय उत्पाद के किसके बने? कोशिकीय उत्पाद के। तो ये इन्होंने तीन बिंदु बताए। समझ में आया आपको? तो अब कोशिका सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या रहा? कोशिका सिद्धांत का मुख्य बिंदु ये था कि सभी जीवधारी किसके बने हैं? कोशिकाओं के और कोशिकीय उत्पाद के। और ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? श्लाइडन और श्वान ने। तो एक बार फिर देख लेते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? श्लाइडन और श्वान ने। कब दिया है? 1838 से लेकर 1839 में। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने पादपों पे कार्य किया और क्या बताया कि सभी पादप कोशिका के बने हैं और कोशिकाएं मिलके ऊतक बनाती है, ये इन्होंने बताया। इधर आ जाइए, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि कोशिकाओं पे एक बाहरी परत होती है जिसे झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। लेकिन पादप कोशिकाओं में ये बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति। और तीसरा बिंदु इन्होंने ये बताया कि सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने हैं। सभी जीवधारी किससे बने हैं? कोशिकाओं से एवं कोशिकीय उत्पाद से। सभी जीवधारी कोशिका एवं कोशिकीय उत्पाद से बने हैं।
ये इन्होंने बताया। तो ये था कोशिका सिद्धांत। अब इस कोशिका सिद्धांत की कमी क्या थी? इस कोशिका सिद्धांत की कमी ये थी कि ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। चलो, तो इसकी कमी क्या थी बेटा? इसकी कमी थी कि ये सिद्धांत ये नहीं बता पाया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कमी क्या थी? यह सिद्धांत नहीं बता पाया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पत्ति या फिर निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण या उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, ये नहीं बता पाए। अब 1855 में एक वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चो। बड़े इंटरेस्टिंग थे वो किसी से भी मिलते थे तो बोलते थे ओमनी सेलुला ई सेलुला। उनसे कोई भी पूछे कि ये स्लाइडन और श्वान ने ये कोशिका सिद्धांत दिया है और इस कोशिका सिद्धांत की एक कमी है, तो वो कहते थे ये कमी के बदले उनका कहना था ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो रुडोल्फ विर्चो ने बताया उनके ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है। उनका कहना यह था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होती है। किससे होती है? पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होती है। देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। यहां तक तो आपने लिख लिया, यहां तक लिख लिया है। चलो, अब इसकी कमी के बारे में किसने बताया है वो भी देख लेते हैं। इसकी कमी किसने पूरी की है वो भी देख लेते हैं। तो अब हम बोल रहे हैं, यहां पे हम बात करें रुडोल्फ विर्चो की। रुडोल्फ विर्चो इन्होंने 1855 में ये बताया ओमनीस सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति या फिर निर्माण, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति या निर्माण पूर्व स्थित या पुरानी कोशिकाओं के कोशिका विभाजन से होता है। ठीक है, तो इनसे कोई भी पूछे कि बताइए नई कोशिकाएं कैसे बनी है, तो ये एक ही बात बोलते थे कि पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से। फिर इनसे पूछा जाए कि बताओ फिर वो पुरानी कोशिकाएं किनसे बनी है, तो फिर वो बोलते थे कि उनसे जो पुरानी कोशिकाएं थी उनके विभाजन से। फिर उनसे पूछें कि जो पुरानी कोशिकाएं थी फिर वो किससे बनी है, कि उनसे जो पुरानी कोशिकाएं थी उनके विभाजन से। लेकिन हमें पता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है। क्या सिर्फ विभाजन से ही नई कोशिका बन रही है? नहीं ना। तो यहाँ पर इसे फिर रूपांतरित किया गया, इसे करेक्ट किया गया। लेकिन कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में किसने बताया? रुडोल्फ विर्चो ने। अगर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में किसने बताया, तो आप किसका नाम लेंगे? रुडोल्फ विर्चो का। कब बताया है? 1855 में बताया है। क्या कहा था इन्होंने? ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे होती है?
पूर्व स्थित कोशिकाओं से या पुराने कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती है, ये इनका कहना था। अब कोशिका सिद्धांत को मॉडिफाइड कर दिया है। अब जो कोशिका सिद्धांत है, जिसे हम मॉडर्न कोशिका सिद्धांत बोलते हैं, नया कोशिका सिद्धांत बोलते हैं, या वर्तमान का कोशिका सिद्धांत, उसमें दो बिंदु हैं। अब जो वर्तमान का कोशिका सिद्धांत है उसमें दो बिंदु हम पढ़ते हैं। तो मैं लिख रही हूं वर्तमान कोशिका सिद्धांत, ठीक है। वर्तमान में जो कोशिका सिद्धांत है, वर्तमान कोशिका सिद्धांत या फिर नया कोशिका सिद्धांत या फिर मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है? मॉडर्न सेल थ्योरी में दो बिंदु हैं। पहला, सभी जीवधारी कोशिका व कोशिकीय उत्पाद से बने हैं। कोशिकीय उत्पाद से बने हैं, पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है, ये जो लिखा है ना इन्होंने, यही है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है बस। क्या लिखा है? नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, ठीक है। ये है, दो बिंदु हैं बस केवल। पहला बिंदु क्या है? सभी जीवधारी कोशिका एवं कोशिकीय उत्पाद के बने हैं। दूसरा बिंदु क्या है? नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। तो ये है वर्तमान कोशिका सिद्धांत, या फिर नया कोशिका सिद्धांत, या फिर अपडेट है। ये पूरी की पूरी अपडेट है। मतलब अपडेट का मतलब कि ये अब हम यही दो बिंदु मान के चलते हैं। समझ में आया? अब कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? अपवाद, तो इसका अपवाद है इसका अपवाद है वायरस। इसका अपवाद क्या है? वायरस क्या है? अपवाद है, क्योंकि वायरस नॉन सेलुलर है। वायरस क्या है? नॉन सेलुलर का मतलब अकोशिकीय। इसको कोशिका नहीं मानते हम, कोशिका नहीं मानते, क्योंकि इसे सजीव की तरह व्यवहार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक कोशिका की आवश्यकता होती है। वायरस को यदि सजीव की तरह कार्य करना है, वायरस को यदि सजीव की तरह व्यवहार करना है, तो इसे किसकी आवश्यकता होगी? एक सजीव कोशिका की आवश्यकता होगी। इसीलिए हम कोशिका नहीं मानते। हालांकि इसके पास में क्या होता है? इसके पास में कवच होता है जो कि प्रोटीन का बना है। इसके पास में आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन फिर भी ये कोशिका नहीं है। ये कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। यही नहीं है, बहुत सारे अपवाद हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या याद रखना है? वायरस। समझ में आया आपको? चलिए, तो आज की क्लास में हमने कोशिका सिद्धांत कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कोशिका के बारे में और सारी डिटेल, कोशिका के आकार, कोशिका की संरचना, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, ये सारा हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो आपको ये समझ में आया? चलिए, थैंक यू।